हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंसोपीडिया जर्नल साइंस। अब वो आसान सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोशन क्या चीज़ होती है, टर्म्स रिलेटेड टू मोशन कौन कौन सी हैं, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनके सब स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, यानी कि जब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनती है। इससे पहले हम आज की क्लास शुरू करें, जिसने लास्ट क्लास मिस कर दी, जिसमें हमने पढ़ा था डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज कौन कौन सी हैं फिजिक्स के केस में, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको दी थी, तो आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन से आपके फोन की घंटी बजती रहे। मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल जो है एक एकेडमिक चैनल है, लेकिन मैं 2 दिन के बाद जर्नल साइंस पे वीडियोस डालता हूँ और ये पूरी सीरीज में कंप्लीट करूंगा, जिससे आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स को फायदा हो सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत मोटिवेशनल थॉट जो है वो शेयर करूंगा। कहता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। खाली पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसला गिरने नहीं देना है, कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ये मोशन जो है वो क्या चीज है। देखो, जब भी हम किसी चीज के मोशन की बात करते हैं तो हम उसमें कुछ मूवमेंट की बात करते हैं, यानी कि कुछ हिलने डुलने की बात है। ठीक है, सबसे पहले रेस्ट क्या चीज होता है। रेस्ट होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। जब एक चीज टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलती है, उसको हम रेस्ट में कहते हैं। जैसे ये बिल्डिंग है, ये वक्त के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलेगी, तो ये क्या है, ये रेस्ट में है। हमने टेबल रखा हुआ है कहीं पे, वक्त के साथ पोजीशन नहीं बदलेगा, वो रेस्ट में है। हमारी रोड है, वक्त के साथ पोजीशन नहीं बदलती है, रेस्ट में है। मतलब वो सारी चीजें जो वक्त के साथ अपनी पोजीशन नहीं बदलती हैं, वो सारी रेस्ट में होती हैं। दूसरी चीज, अब आ जाती है मोशन की बात। तो मोशन क्या चीज होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। जब एक चीज वक्त के साथ अपनी पोजीशन बदल देती है, उसको हम मोशन कहते हैं। यानी कि मोशन में है वो चीज, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन बदली है वक्त के साथ। अब यहां पर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे कि मोशन ऑफ अर्थ। यहां पर हमको पता नहीं चलता है कि पोजीशन बदली है, दिखता नहीं है हमको। मोशन जो है अर्थ का, वो नहीं दिखता है। दूसरी चीज, हमको हवा का मोशन नहीं दिखता है, इनविजिबल है ना हवा, तो उसका मोशन हमको दिखता नहीं है। हम वहां पर इनडायरेक्ट एविडेंसेस से मोशन को समझते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उससे मौसम बदल रहे हैं, दिन रात बन रहे हैं, तो उससे हमको लगता है कि नहीं, अर्थ रोटेट कर रही है, क्योंकि सन तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसी तरह से जब पत्ते हिलते हैं तो हमको लगता है हवा चल रही है। ठीक है, अब मैंने वहां पर जब क्वांटिटीज की बात की थी लेक्चर नंबर 1 में, जिसने वो मिस किया है जाकर देख लेना, वहां पर मैंने बताया था क्वांटिटीज के बारे में। मैंने कहा था 2 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो मैं आपको मोशन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो मोशन के साथ जुड़ी हुई हैं। वो क्वांटिटी हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटीज हैं और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ एक ही चीज की हमको जरूरत पड़ती है, वो है उसका मैग्नीट्यूड। उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसका मैग्नीट्यूड दे देता है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, क्वांटिटीज विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल, मास, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, एरिया, ये सारी चीजें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड है, यानी मैग्नीट्यूड इनका निकल गया, इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन मिल गई। उसके बनिस्बत वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटीज quantities which need magnitude as well as direction for their complete description are called as vector quantities, जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है जब हम उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे। तो जैसे इसमें है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैं इसको आपको समझाऊंगा आगे कि कैसे डायरेक्शन इफेक्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को या वेक्टर क्वांटिटी को, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो जहां पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की जरूरत है, दोनों चीजों की जरूरत है, उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस क्या चीज होती है? डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं यहां से मार्केट गया, तो मैंने जितना डिस्टेंस पैदल चलकर वहां तक पूरा किया है, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस, जितना सफर मैंने पूरा तय किया है। अब दूसरी टर्म होती है डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस होता है, पहला डिस्टेंस देख लो, डेफिनेशन क्या है, इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, जिस रास्ते से कोई ऑब्जेक्ट गया है या जिस रास्ते से मैं गया हूं उस रास्ते की पूरी लेंथ है जो मैंने कवर की है फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। ये पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। क्या? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शुरू में जहां पर ऑब्जेक्ट है और फाइनल पोजीशन में जहां पर है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे कम डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मान लो मैंने यहां से सपोज करो मैंने यहां से यहां जाना है, अब मैं यहां से गया और मैं यहां से गया, ये वाला जो है डिस्टेंस है ऊपर वाला, और ये जो है शॉर्टेस्ट जो है ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं इसको समझाऊंगा। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव और जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। अब आप बोलोगे भाई ट्रैवल करेगा तो ये नेगेटिव कैसे होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे वैरी करता है, कैसे नेगेटिव होता है वो और वो नहीं होता है। तो चलिए आप इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो चलिए अब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। सपोज करो यहाँ पर जो मैंने ये लाइन ड्रा की है, यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बताता हूँ वो जीरो पर है, ठीक है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, यहां पर पहुंचेगा तो डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा 20, डिस्टेंस हो जाएगा 20, डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा 20। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर स्ट्रेट लाइन में है मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है और एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। समझ में आई बात? अगर मोशन एक ही लाइन में और स्ट्रेट लाइन में है और एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ऑब्जेक्ट की, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। जैसे यहां पर पहुंच गई अगर, और ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पहुंच गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40, ये भी हो जाएगा 40। अब अगर यहां से ये चीज वापस आएगी, ये ऑब्जेक्ट वापस आएगा और यहां पहुंचेगा वापसी पर, तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस में 20 और प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब डिस्टेंस में कितना हुआ? 40 प्लस 20 60 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां पर? 20। अब यहां से यहां तक जो 20 इसने किया था कवर, वो माइनस होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। कहां से शुरू हुआ था? यहां से शुरू हुआ था, यहां और यहां तक कितना डिस्टेंस है? 20। इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, ये है। डिस्टेंस 60 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 20 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट अगर वापस यहां पे आ गया तो फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हो जाएगा 80, 40 यहां के लिए, वापस 40 हो गया 80। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में यहां पे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस जमा होता जाएगा, डिस्टेंस यहां पे हो जाएगा 100, पूरा डिस्टेंस जितना इसने कवर किया अब तक हो जाएगा 100। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? अब डिस्प्लेसमेंट में साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसने अब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -20। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है। डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव और जीरो होता है और ये एक्चुअल पाथ लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन होता है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। अब अगली चीज है स्पीड। स्पीड क्या चीज होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं स्पीड।
एक यूनिट ऑफ टाइम में एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम उसकी स्पीड कहते हैं। हम इसको निकालने के लिए डिस्टेंस बटा टाइम करते हैं, रेशो निकालते हैं डिस्टेंस और टाइम का। जैसे सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 10 सेकंड में, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? उसकी स्पीड होगी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। अब स्पीड में आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और भी हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कवर करता है, ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज करो जैसे ये है, ये 5 मीटर एक सेकंड में कवर कर रहा है, 5 मीटर दूसरे सेकंड में कवर कर रहा है, 5 तीसरे में कवर कर रहा है, 5 चौथे में कवर कर रहा है, तो ये क्या है? ये यूनिफॉर्म स्पीड है। वहीं पे अगर एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है वो? जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो एक में करेगा वो 3 मीटर कवर, दूसरे सेकंड में करेगा 4 मीटर कवर, तीसरे सेकंड में करेगा 5 मीटर कवर, चौथे सेकंड में करेगा फिर 3 मीटर कवर, फिर 6 मीटर कवर। तो क्या है? अब इसकी स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म, लगातार नहीं है। तो इसमें क्या निकलेगा? जब ऐसे केस में होती है स्पीड तो फिर हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या चीज़ है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इन टोटल डिस्टेंस कितना है बटा टोटल टाइम कितना लगा, उससे उसकी एवरेज स्पीड निकलेगी। जैसे इस केस में कितना है? टोटल डिस्टेंस था 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर बटा कितने सेकंड्स लगे हैं? 1 2 3 4 5 सेकंड्स। तो कितना है? 7 में 12, 12 और 9 14 18 21 मीटर है 5, 4.2 मीटर पर सेकंड, 4.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड है। तो अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या चीज होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड अब ये क्या होता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और एट पार्टिकुलर पॉइंट इन इट्स पाथ इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या एक पार्टिकुलर पॉइंट इन इट्स पाथ, उसके रास्ते में जब वो चल रही है, वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो एक पार्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। हमारे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। वो बताता है कि हमारी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है, वो चीज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? वेलोसिटी की बात करने से पहले मैं आपको स्पीड के बारे में बता दूं कि स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। साथ ही साथ ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो सकती है 0 या हो सकती है पॉजिटिव। स्पीड या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पोजीशन चेंज नहीं है तो स्पीड 0 है। अगर उसने पोजीशन अपनी चेंज ही नहीं की है तो स्पीड 0 है, चेंज करेगा तो पॉजिटिव होगी। अब वेलोसिटी की बात है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी निकलती है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम से। वहां था डिस्टेंस बटा टाइम, यहां है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब इसकी तरह ही वेलोसिटी भी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या चीज हो गया? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक ऑब्जेक्ट ना अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, डिस्टेंसेस नहीं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में यहाँ पर हम देखें अगर, तो हम निकालते थे एवरेज स्पीड, वो निकलती थी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम से। कितना टाइम लगा है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ। लेकिन एवरेज वेलोसिटी वैसे नहीं निकलती है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है?
एवरेज वेलोसिटी, ये निकलती है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बटा 2। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसको 2 से तकसीम कर दिया जाता है तो निकलती है इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी की तरह है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या एक पार्टिकुलर पॉइंट इन स्पाथ, उसकी क्या वेलोसिटी है उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसका SI यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है, स्पीड की तरह इसका SI यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के कुछ केसेस हैं जो मैं आपको बताता हूं। कुछ केसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको आ सकते हैं एग्जाम में, जिनसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। अब वो 3 केसेस कौन कौन से हैं वो हम बात करते हैं। ये तीनों केसेस वेलोसिटी के केस में भी और स्पीड के केस में भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए इस्तेमाल होंगे। पहला केस क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस v1 स्पीड से कवर करेगा और सेकंड हाफ ऑफ डिस्टेंस v2 स्पीड से कवर करेगा, उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी 2 × v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यानी कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है पहला 20 मीटर पर सेकंड से, पहला हाफ, दूसरा हाफ कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो टोटल डिस्टेंस हो किस एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी, वो निकलेगी 2 × v1 हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, v2 हमारे पास है 30 मीटर पर सेकेंड बटा v1 है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, v2 है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकलेगी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास केस नंबर 2 है, अगर डिस्टेंस जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है और उसने पहला हाफ कवर किया है स्पीड a से, दूसरा हाफ कवर किया है स्पीड b से और तीसरा हाफ कवर किया है स्पीड c से। यानी ऑब्जेक्ट जो है उसने एक डिस्टेंस कवर किया जिसको हम 3 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर रहे हैं। उसने पहला हाफ a स्पीड से कवर किया, दूसरा हाफ b स्पीड से, तीसरा हाफ c स्पीड से। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो वहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca। ये फॉर्मूले याद रखना क्योंकि इन फॉर्मूलों के बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर आ सकता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। उसके बाद केस नंबर 3 है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड v1 से मूव करता है टाइम t1 तक। यानी एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा v1 स्पीड से t1 टाइम तक, और उसके बाद वो v2 स्पीड से, यूनिफॉर्मली स्पीड लेकिन v2 स्पीड से t2 टाइम तक मूव करेगा। तो उस केस में उसकी एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? तो वहां पर निकलेगा v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2। मतलब पहले जो स्पीड थी उसकी v1 और टाइम t1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे v2 स्पीड t2 टाइम तक, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद बटा कर देंगे हम टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है, तो इस तरह से इन 3 केसेस में एवरेज स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगला टर्म हमारे पास है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ है उसकी बात करता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, या इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेशियो टाइम के साथ उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। निकलता कैसे है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u अपॉन t। v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t हो गया टाइम। ठीक है, उसके बाद है एक्सेलरेशन में भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, डीएक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुआ? अगर वेलोसिटी सेम है, इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
ठीक है। अगर चेंज जो है इक्वल अमाउंट में हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बनिस्बत अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, अगर वेलोसिटी बदल रही है इन अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट है रिटार्डेशन। इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसको हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये क्या होता है, जब एक्सेलरेशन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है, यानी वेलोसिटी हम आगे की तरफ लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ हो रही है, मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो रही है, तो उस केस में हम उसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है। अब जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है तो वहां पर अगर एक ऑब्जेक्ट a1 एक्सेलरेशन से t1 टाइम तक चलता है और a2 एक्सेलरेशन से t2 टाइम तक चलता है, तो वहां पर एवरेज एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। तो कैसे निकलती है वो, a1 इंटू टी1 प्लस a2 इंटू टी2 अपॉन t1 प्लस t2। a1 मीन्स फर्स्ट एक्सेलरेशन, फर्स्ट टाइम पीरियड, उसके बाद फर्स्ट जितना टाइम इंटरवल लगा है, उसका a2 सेकेंड एक्सेलरेशन और t2 सेकेंड टाइम इंटरवल बटा टोटल टाइम कितना लगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन, तो वहां पर कुछ इक्वेशंस हैं जो रिलेशन बताती हैं, किसमें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम में। उनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस है मोशन की। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यहां पर ये वाली इक्वेशंस बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी हम निकालेंगे u प्लस a इंटू टी, यानी एक ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट किया उसने और एक्सेलरेशन a उसने अटेन की इन टाइम t, तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी a इंटू टी। वहीं पर उसका डिस्टेंस होगा ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन बताती है। उसके बाद उसकी अगर हम फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी s यहाँ पर डिस्टेंस है, a एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। अब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, ठीक है, अगर मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर इक्वेशन बदल जाएंगी। वहां पर हो जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब g क्या है, यहां पर at था, वहां पर gt है। g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रही है। ग्रेविटी जो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू जो है gt, यानी g जो है, सॉरी gt नहीं g है, तो g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहां पर a की जगह g लगेगा। अब दूसरी चीज है, यहां पर s की जगह h लगेगा, क्योंकि हाइट है, वो डिस्टेंस जो है वो हाइट है, तो हम h लगाएंगे। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 gt का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी ये। थर्ड इक्वेशन हो जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि g और h हम लगाएंगे s और a और s की जगह। अब तीसरा केस है फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, यानी जब हम मोशन ऊपर की तरफ लगाएंगे, जब वेलोसिटी ऊपर की तरफ लगाएंगे, मोशन जब ऊपर की तरफ होगा ऑब्जेक्ट का, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी उसकी कैसे निकलेगी, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस माइनस जी टी। यहाँ पर माइनस g इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के लिए है और हम फोर्स उसको ऊपर के लिए लगा रहे हैं, वो ऊपर के लिए हम उसका मोशन दे रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के लिए है। ठीक है, वो उसको नीचे के लिए खींचेगा। दूसरी चीज हाइट जो है वो कैसे निकलेगी, ut इनिशियल वेलोसिटी टाइम अपॉन 1/2 माइनस 1/2 gt का स्क्वायर, यानी जब अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो वहां पर हम साइन चेंज करेंगे, प्लस की जगह माइनस लगाएंगे। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ये ध्यान रखना है कि कौन से मोशन में क्या इक्वेशन होती है, उसी हिसाब से आपको न्यूमेरिकल निकालना है। तो आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आपको स्टडी मटेरियल खरीदना है तो उसके लिंक्स आपको सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए अलविदा, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।